स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्ज़ाम बीएड 4th सेमेस्टर, जो कि है समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर हम यूनिट 1st, 2nd, 3rd और 4th से मिक्सअप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के बात कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न और न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में मैंने बात की थी, जिसमें से ये सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे। आप एक बार चाहे तो देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और आज के इस वीडियो में हम पार्ट वाइज डिवाइड करके इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में मैंने बताए थे। आगे देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। आज के इस वीडियो में हम पार्ट वाइज डिवाइड करके 4 पार्ट इनके रहेंगे और चारों पार्ट में आपको 6 क्वेश्चन के आंसर जो है कम्प्लीटली बताए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के आंसर को लेकर के बात करने वाले हैं भाग 1 यानी पार्ट 1 में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बीएड 4th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम की स्कीम है वो जारी कर दी गई है। 30 जून 2022 को आपका पेपर रखा गया है बीएड 4th सेमेस्टर का। तो यहाँ पर टाइम बहुत कम बचा है। यहाँ पर हम वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के पहले बात करेंगे। 29 की बात करें 29 जून को, तो मैं शॉर्ट नोट्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूँगी, जो कि उम्मीद कम है लेकिन फिर भी उनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर पहले आप लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। पूरी उम्मीद है कि आपके अगर 10 लॉन्ग पूछे जाते हैं तो उसमें से यहाँ पर 7 से 8 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जो कि मैं बता रही हूँ उनमें से आपको मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप पहले इन्हें तैयार कर लीजिए। बाकी शॉर्ट नोट्स टाइप के अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी मैं क्वेश्चंस 10 से 12 क्वेश्चन बता दूंगी अलग से, उन्हें आप बस पढ़ लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। चर्चा कीजिए या वर्णन कीजिए। आपको बताना है वुड डिस्पैच वॉज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन डिस्कस। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं वुड के घोषणा पत्र के बारे में। तो ये रहा वुड का घोषणा पत्र, जो कि आया था 1854 में। तो यहाँ पर हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। दिया है भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया और उस सब पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। उस समय सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर कंपनी ने यह आज्ञा पत्र जारी किया, जिसको वुड का घोषणा पत्र कहा गया। आगे देख लेते हैं। यह 100 अनुच्छेदों वाला अत्यंत वृहद दस्तावेज था, जिसमें भारतीय शिक्षा और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया। इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत प्रगति हुई, इसलिए कुछ विद्वानों के द्वारा वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों, यह था वुड का घोषणा पत्र, और इसलिए जब भी हम चार्ल्स वुड की बात करते हैं तो इन्हें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप इनके बारे में ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे। आगे यहाँ पर इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे वुड के घोषणा पत्र की पहली विशेषता क्या है, पूछ सकता है विशेषताएं, तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। वुड के घोषणा पत्र में निस्पंदन सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, जो कि लॉर्ड मैकाले ने दिया था। समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनजाति विभाग की स्थापना की गई। संपूर्ण देश में क्रमबद्ध विद्यालय जैसे प्राथमिक हो गया, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों की स्थापना की गई। तो ये थे चार्ल्स वुड की विशेषताएं। आगे और भी कुछ विशेषताएं हैं, तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। कमजोर वर्ग एवं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। व्यावसायिक व स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो, अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं
के माध्यम से शिक्षा। तो दोस्तों ये विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं चार्ल्स वुड की, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन 1 का आंसर। बिल्कुल आप ऐसे ही लिख सकते हैं डिक्टो, आप इसे पढ़ लीजिए। बस इनकी जो डेट वगैरह है, जैसे चार्ल्स वुड 19 जुलाई 1854 की इस नीति की घोषणा की गई, आप इस डेट को मत भूलिएगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग वही सारी जो भी नीतियाँ आयोग हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपको लास्ट टाइम 29 जून को इन सभी का PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और आने वाले में भी ऐसी संभावना है कि इनके जो आंसर हैं वो आपको मिलते हुए कहीं भी किसी भी सीरीज़ में भी नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने काफ़ी दिक्कतों के बाद काफ़ी टाइम निकाल करके इन क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है इकट्ठा करके। तो आप परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, इनका बहुत जल्दी PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पूछा है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के योगदान पर चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम इन प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के। तो ये है इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा का प्रभाव भी आप डाल सकते हैं, या फिर इसके बारे में आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इससे संबंधित ये चीज़ें आप बिल्कुल लिख सकते हैं। दिया है हर काल की शिक्षा प्रणालियों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले समय की शिक्षा प्रणालियों पर अपना प्रभाव डालती हैं। आगे दिया मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में है, जैसे शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का होना, एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क होना, योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, कालक्रम के अनुसार इतिहास लिखना, उत्कृष्ट व्यावसायिक शिक्षा और कला कौशल की शिक्षा की व्यवस्था करना आदि ऐसे गुण हैं जो आधुनिक भारतीय शिक्षा नीतियों पर भी अपना प्रभाव डालती हैं। इसी तरह से आगे दिया अंततः यह कहा जाता है कि मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली हमारे देश में एक विदेशी पौधे था, मतलब जैसा था, इससे भारत की शिक्षा प्रणाली का इतना विकास नहीं हो सका जो उस समय की मांग थी। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली में कुछ उपयोगी तथ्य होते हैं और कुछ अनुपयोगी परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, आगे दिया है उपयोगी तथ्यों को ग्रहण करना चाहिए और अनुपयोगी तथ्यों को छोड़ देना चाहिए। हमने भी आधुनिक शिक्षा नीति में इसकी अच्छाई को अपनाया और कमियों को दूर करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसमें कुछ खास नहीं था आंसर, आप अपने आप से भी बना के कुछ पॉइंट डाल सकते हैं। इस्लामिक शिक्षा के बारे में आप सभी को पता है, ठीक है, इसमें मदरसा मकतब इनके बारे में भी आप कुछ चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की मूल समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान बताइए। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जो भी मूल समस्याएं हैं इनके समाधान के बारे में आपको बताना है। चलिए पहले हम मूल समस्याएं क्या हैं इनको देख लेते हैं, फिर इनके समाधान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो यह आया 2001 में, लागू 2002 से हुआ, ठीक है। कमियाँ क्या थी, तो इस अभियान की अगर हम कमियों की बात करें तो स्कूल भवन फर्नीचर शिक्षण सामग्री निम्न स्तरीय है जो सर्व शिक्षा अभियान की सफलता को प्रभावित कर रही हैं। आगे कुछ और पॉइंट इनके दिए हैं वो भी देख लेते हैं। आगे दिया सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों से ऐसा लगता है कि जैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आगे दिया है सर्व शिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव। देखिए सुझाव हो या समाधान हो ये दोनों एक ही में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए हम सुझाव देख लेते हैं क्या कुछ सुझाव है। यहाँ पर कई सारे पॉइंट हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का आधार संतुलित होना चाहिए, अर्थात आवश्यकता अनुसार ही प्रत्येक विद्यालय को सुविधाएं प्रदान की जाए। योजना के अंतर्गत केवल लड़कियों को ही निःशुल्क पुस्तकें ना दी जाए अपितु इसमें बालकों को भी सम्मिलित किया जाए। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक छात्र को समान सुविधाएं प्रदान की जाए, ठीक है, जैसे वर्दी जूते कॉपी पेंसिल ये सभी। आगे है इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 20 दिनों के सेमिनार वार्षिक की व्यवस्था की जाए। आगे भी कई सारे पॉइंट हैं। अध्यापकों के सेवा पूर्व प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। वर्तमान समय में विद्यालयों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत बालकों को दोपहर का भोजन दिया जाए,
ठीक है, जिसमें भोजन पकाने का उत्तरदायित्व अध्यापकों पर है। आगे भी कई सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से कई सारे पॉइंट इसके संदर्भ में दिए गए हैं। इन पॉइंटों को आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। आपके पास बुक वगैरह हो तो वहाँ से भी इन पॉइंट को आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट थे सर्व शिक्षा अभियान के सुझाव या समाधान के संदर्भ में। ये रहा यहाँ पर निष्कर्ष। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और इन सभी पॉइंटों को आप देख लीजिए। आप इन्हें वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इनका PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विद स्वाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा में असमानता से क्या तात्पर्य है? भारत में असमानता के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी व्हाट इज मेंट बाय इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर कि भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता, इसका क्या अर्थ है तो देखेंगे हम इसे। समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कल्याण योजनाओं को प्रारंभ किया गया। देश की केंद्रीय व राज्य सरकारों के कार्यालय या तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में अनेक स्थानों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया तथा विकलांगों को 3% आरक्षण दिया गया तथा इनके लिए कुछ विशेष रोजगार कार्यालय खोलकर इन्हें रोजगार दिलाने में सहायता प्रदान की गई। सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास योजना में इस बात का प्रयास किया गया कि इस प्रकार के व्यक्तियों को भी समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सके। अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं तथा संगठनों ने भी इस कार्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए अनेक व्यावसायिक केंद्र व विद्यालय इन संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। चौथी तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांगों की सहायतार्थ अनेक योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रारंभ किया गया तथा राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाएं खोली गईं। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान जो कि देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो कि कोलकाता में है, अलियावार जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान जो कि मुंबई व राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो कि हैदराबाद आदि संस्थाएं दृष्टि से उल्लेखनीय है। अपंग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग बनाने के निगमन की स्थापना भारत सरकार के द्वारा पहले ही की जा चुकी है। आगे भी चीज़ें दी हैं कि महिलाओं की दशा को भी पुरुषों के समान भागीदार बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा तथा प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आगे दिया है भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो कारण यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है शैक्षिक अवसरों की असमानता में ये सारी चीज़ें वही हो गई। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। दिया है भौगोलिक कारण से कुछ क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँचना संभव नहीं है। अगला पॉइंट है शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों का अलग अलग परिवेश। तीसरा है एक ही क्षेत्र में विभिन्न स्तर एवं गुणवत्ता के विद्यालयों का होना, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण न होना, निर्धनता और सामाजिक स्तरीकरण इत्यादि। ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। आगे भी देखेंगे। आगे यहाँ पर नहीं है, बस 6 पॉइंट काफ़ी रहेंगे इनके लिए। ठीक है, आप इतना ही इंक्लूड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस काल की किन विशेषताओं को वर्तमान भारतीय शिक्षा में समावेश किया जा सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, यानी डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, विच फीचर्स ऑफ द पीरियड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये रही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन की क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो वैदिक शिक्षा जिसमें आप सभी को पता है गुरुकुल प्रणाली शिक्षा कही जाती थी, जिसमें उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार भी होता था। तो इसकी विशेषताएं क्या है, पहला पॉइंट हम देखेंगे। दिया है शिक्षा प्रणाली। तो वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे। छात्र सुनने के पश्चात मनन तथा चिंतन करते थे। उस समय में मौखिक पद्धति का प्रचलन हुआ करता था। कभी कभी वाद विवाद प्रणाली की प्रयोग, गृह कार्य देना आदि भी कार्य किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं कैसी थी, तो गुरुकुल या ऋषि आश्रम में जो शिक्षा है वो दी जाती थी। यही सारी शिक्षण संस्थाओं में चीज़ें दी गई हैं।
ठीक है, और भी काफ़ी पॉइंट हैं, आप इन्हें खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। पाठ्यक्रम कैसा था? तो पाठ्यक्रम में राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और व्याकरण, ज्योतिष एवं तर्क विज्ञान को भी शामिल किया जाता था तथा नृत्य, कला, संगीत व अभिनय आदि को स्थान दिया जाता था। स्वस्थ शिक्षा का पाठ्यक्रम में विशेष स्थान होता था। ये था करिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षाएं। कैसी होती थी परीक्षाएं? तो परीक्षाएं मौखिक रूप में प्रतिदिन होती थी। दूसरा, पाठ पढ़ाने से पूर्व पढ़ाए गए पाठ मौखिक परीक्षा द्वारा ली जाती थी। अनुशासन कैसा था? तो अनुशासन में दिया है कि अनुशासन गुरुकुल में छात्र जो है पिता पुत्र की तरह रहते थे, इसलिए छात्र आत्म अनुशासित होते थे। दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित स्वरूप दिया जाता था। स्व अनुशासन की प्रथा थी। स्त्री शिक्षा की बात करें तो वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा जो है वह ग्रहण कर सकती थी। उन्हें भी पुरुषों के समान समस्त शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे गुरु शिष्य संबंध। इनके संबंध की बात करें तो वैदिक युग में गुरु व शिष्य का संबंध अत्यंत निकटता व घनिष्ठता का होता था। दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। छात्र गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा व सेवा भाव रखते थे। यही सारी बातें दी हैं गुरु शिष्य के संबंध में। तो ये तो थी करैक्टरिस्टिक्स अगर हम वैदिक पीरियड एजुकेशन की बात करें। आगे भी कई सारी चीज़ें हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा पर आधुनिक शिक्षा का क्या प्रभाव है, यानी इम्पैक्ट ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन ऑन मॉडर्न एजुकेशन। तो ये भी कुछ पॉइंट हैं। इसमें सारे पॉइंट तो आप पढ़ ही चुके हैं कि वैदिक शिक्षा क्या है, भारतीय शिक्षा पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा। तो इसके हम पॉइंटों से इन चीज़ों को इंक्लूड करके देखेंगे। पहला है आदर्शवादिता। आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, परंतु हमें अपने पूर्वजों से जो सभ्यता और संस्कृति विरासत में मिली है उसे हम आज भी धन की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देते हैं। यही सारी चीज़ें इसके आदर्शवादिता में दी है। अनुशासन की बात करें तो इसमें दिया है कि प्राचीन काल में गुरु और शिष्य दोनों ही अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। आगे दिया है शिक्षण विधियाँ। प्राचीन काल में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियाँ जैसे प्रश्नोत्तर, वाद विवाद तथा व्याख्यान आज भी शिक्षा में प्रयोग की जा रही है। यानी जो वैदिक काल में जो एजुकेशन या शिक्षा दी जाती थी उसकी अगर हम कंपेयर करें या तुलना करें तो दोनों में क्या कुछ आज के टाइम में यूज़ किया जा रहा है शिक्षा में, तो उनको बताया गया है। वही आपका क्वेश्चन पूछा भी है, तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को, कि शिक्षण विधियाँ जैसे प्रश्नोत्तर विधि हो गई, वाद विवाद, तो क्या आज के टाइम में इन्हें यूज़ किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है कि शिक्षा के विभिन्न स्तर दिया है कि वैदिक काल में शिक्षा का संगठन 2 स्तरों में किया जाता था, प्राथमिक और उच्च। अब भी बिल्कुल वही प्रणाली है, बस जो है चीज़ें बढ़ गई हैं। अगला पॉइंट है स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा, यानी प्राचीन काल में भी दी जाती थी और आधुनिक काल में भी यह शिक्षा दी जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा प्राचीन काल में भी प्रचलित थी, यानी दी जाती थी, और आज के टाइम में यानी आधुनिक समय में भी यह शिक्षा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा व्यवस्था में राज्य और समाज का उत्तरदायित्व यह कैसा है? तो बिल्कुल ये भी आज के टाइम में ही दी जा रही है। शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ, ठीक है, शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य और अध्यापक एवं छात्र के बीच मधुर संबंध, ये सारे पॉइंट हैं। इन सभी पॉइंटों को आप खुद से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बुक वगैरह है, नोट्स वगैरह हैं उनसे, या फिर यहाँ से भी चीज़ें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहा है कि सामाजिक न्याय एवं समानता से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में सामाजिक न्याय एवं समानता कैसे लाई जा सकती है? यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी दिया है। हाउ कैन द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी बी बाउथ इन इंडियन सोसाइटी थ्रू एजुकेशन? तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और समानता के बारे में, तो इनका एक जगह कहीं भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल जाएगा, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। क्योंकि अगर सोशल जस्टिस रहेगा तो आपको जो इक्वालिटी है ये तो आपको इसमें मिल ही जाएगी। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है। सामाजिक न्याय एक समाज या संस्थान बनाने का विचार है जो समानता और एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, जो मानव अधिकारों को समझता है और
मानता है और यह हर इंसान की गरिमा को पहचानता है। सामाजिक न्याय का अनुभव रिश्तेदार अवधारणा का एक रूप है जो लोगों के समय, परिस्थितियों, संस्कृति और महत्वाकांक्षाओं द्वारा बदला जा सकता है। भारत की सामाजिक असमानताओं के समाधान की अपेक्षा समान है। इस तरह से इसमें कुछ परिभाषाएं भी दी हैं सामाजिक न्याय और समानता के बारे में। जैसे कि मरियम के अनुसार इन्होंने बताया है कि सामाजिक न्याय समानतावाद का एक राज या सिद्धांत है। सामाजिक न्याय यह है कि हर कोई समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों के योग्य है। चलिए आगे भी कुछ पॉइंट देखेंगे। दिया है सामाजिक न्याय में शिक्षा की भूमिका। क्या कुछ शिक्षा की भूमिका है या समानता किस तरह से शिक्षा में है, तो उसके बारे में कई सारी चीज़ें दी हैं। दिया है सामाजिक न्याय शिक्षा सभी छात्रों के लिए न्याय संगत और गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित है। समानता और सामाजिक न्याय प्रदान करने में शिक्षा की भूमिका उन व्यक्तियों का एक बड़ा प्रकोप है जो विद्यालय में सिखाए जाने का निर्णय लेने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसे कैसे पढ़ाया जाता है, और जब इसे पढ़ाया जाता है, स्कूली शिक्षा का उद्देश्य राजनेताओं के दृष्टिकोण से तेज़ी से जुड़ा हुआ है जो निष्पक्ष और सिर्फ समाज का गठन करता है। यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। बहरहाल इसमें हम पॉइंट देखेंगे, पॉइंट से आप चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। अगर हम बात करें सामाजिक न्याय और समानता की, तो पहला पॉइंट है कि स्कूली सामाजिक न्याय सिद्धांतों का पालन करके अपने शिक्षकों को सामाजिक न्याय शिक्षा देकर अपनी शैक्षिक नीतियों को बदलकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं। अगला है पूरे स्कूल में शैक्षणिक प्रणाली को बदलने के लिए सभी स्कूलों में सुधारों को पेश किया जाना चाहिए। साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप दुनिया भर में बढ़ रहा है, विशेष रूप से विकासशील देशों में नुकसान के चक्र को तोड़ने और स्कूलों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट है सबसे वंचित बच्चों को समर्थन करने के लिए पूरे देश में शिक्षा की एक सतत प्रणाली स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट थे, काफ़ी थे। इन सभी पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं आपके इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 पे रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। और आप परेशान ना हो, 29 जून तक ही आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।